नमस्कार, मैं हूं हेमलता। आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम न्यूज पर हमारा ये विशेष बुलेटिन खुलासा न्यूज रिवीलिंग द फैक्ट्स, जो कर्मों के विधान की पड़ताल करते हुए सनसनीखेज तथ्यों के पीछे छिपे हुए रहस्यों को उजागर करता है। आचरण का प्रेरक है संकल्प और संकल्प का स्रोत है स्वप्न। श्रेष्ठ स्वप्न के लिए आवश्यक है कि हम श्रेष्ठ आदर्श की परिकल्पना करें और उसके अनुसार अपने आचरण की पद्धति को निर्धारित करें। हमारा जीवन विविधताओं से परिपूर्ण है। कर्मों के अनेक सोपानों से गुजरते हुए जिंदगी राफ्ता राफ्ता आखिर में अपने परम लक्ष्य तक पहुंचती है। हमारे जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती, सभी के पीछे कोई न कोई कर्मों का विधान अवश्य छिपा रहता है। सामाजिक ढांचे में बदलाव आया है, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव समाज के अनुसार नहीं आया। नारी उत्पीड़न या स्त्रियों और पुरुषों के बीच संबंधों में आई समस्या इसी कारण प्रगाढ़ और अनिश्चित होती जा रही है। पुरुष समाज से महिलाओं की आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। पुरुष द्वारा उत्पीड़न, प्रताड़ना और दुष्कर्म के अनेक प्रकरण हो रहे हैं। विगत महीने में दिल्ली में हुए बस बलात्कार कांड के बाद स्त्रियों ने साहस दिखाना शुरू कर दिया है। वो अब अपने ऊपर होते दुर्व्यवहार का खुलासा करने को आगे आ रही हैं। वो मां है, बहन है, बेटी है, पत्नी है। इसमें संदेह नहीं कि हर स्थिति में वो एक जिम्मेदारी की मिसाल है। पुरुष का चित्र नारी से होकर ही बनता और बिगड़ता है। पेश है संदर्भ में फरीदाबाद से खुलासा न्यूज के लिए सपना भार्गव की ये सनसनीखेज रिपोर्ट। विगत दिनों जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ नगर की भगत सिंह कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रही एक महिला के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि महिला 4 माह से मकान मालिक की प्रताड़ना का शिकार थी। इस दुस्साहसी कुकर्मी मकान मालिक ने महिला के पति व उसके बच्चे को जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ कुकर्म किया और किसी को भी इस संबंध में कुछ न बताने की हिदायत दी। ये 2-3 महीने पहले की बात है। ये 2-3 महीने पहले उन्होंने हमें धमकी दी थी और जबरदस्ती की थी हमारे साथ, और हमारे पति और बच्चे को मारने की धमकी दी थी और कहा था कि बदनाम कर दूंगा मैं तुम्हें। कौन था वो, क्या नाम है उनका? और वो हमारे मकान मालिक है, नागर सुखबीर। कब से रह रहे हो आप उनके घर में? 1 साल हो गई। तो ये लगभग कितने दिन पहले की घटना थी मैम? ये 2-3 महीने पहले की घटना थी। आपने इस बात का खुलासा कब किया और किस तरह का दबाव आप पे बनाया गया? हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया था, सिर्फ हमने अपने पति को बताया था क्योंकि उन्होंने हमें मारने की धमकी दी थी और हमारे पति को भी, हमारे बच्चे को भी मारने की धमकी दी थी। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ जो गलत हुआ उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने स्थानीय पुलिस के थाना अधिकारी सुधीर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि महिला के बयान को आधार बनाकर धारा 376 और SC व ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी फरार है। इस मामले की जांच ACP कर रहे हैं। मामला जो मंजू नाम की कोर्ट ने हमें कंप्लेंट की थी, जिस पर मुकदमा 376 IPC का दर्ज है, जिसकी जांच मैं स्वयं कर रहा हूं और जल्दी अपनी जो पुलिस की लाश का। तो अब तक क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी किसी गिरफ्तारी नहीं। तो जैसा कि संज्ञान में भी आया है, ये लगभग 4 महीने पहले का मामला था, लेकिन खुलासा अब हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो मुद्दइया ने कंप्लेंट ही अब की है। तो इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जो है जांच की जाएगी? बिल्कुल निष्पक्ष और सही जांच करेंगे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि प्रताड़ित महिला ने आरोपी मकान मालिक को नामजद किया है और अपने किए गए अनाचार के लिए उसे सख्त सजा देने की मांग की है। प्रताड़िता के पति राजपाल का कहना है कि उसकी पत्नी को मकान मालिक विगत 4 माह से डरा धमकाकर उसके साथ कुकर्म कर रहा था। भय और क्षोभ बस उसकी पत्नी किसी से कुछ नहीं बोल पाई। दिल्ली बस कांड से पनपे जनाक्रोश से ही उसे साहस मिला और उसने सारी दुर्घटना का उल्लेख उससे कर दिया। राजपाल का आरोप है कि वह पुलिस के पास तुरंत गया था, लेकिन पुलिस ने मेरी तत्काल कोई मदद नहीं की। पीड़ित महिला दलित परिवार से है।
ये हम जो ना भगत सिंह कॉलोनी में और किराए पर रहते हैं और हमारे मकान मालिक सुखबीर नागर ने हमारी घरवाली के साथ धमका करके और दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी और हमको जो ना हमने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। 4 तारीख को हमने एफआईआर दर्ज करवा दी थी और 4 तारीख से उसको यहाँ पर बिठा के रखे हुए हैं और उसको अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया और पुलिस कार्रवाई जो ना उसके खिलाफ। तो सर ये कैसे आपको मालूम हुआ कि आपकी धर्मपत्नी के साथ इस तरह की दुर्घटना हुई है? तो आपने जी मेरी घरवाली ने जो ना उसको डरा दिया था, इसने जान से मारने की धमकी दी, उतराने की धमकी दी, बेटे को मारने की दी और मुझको मारने की दी रखी थी, इसलिए वो उसने जो ना बताया नहीं। फिर जब उसने धीरे जब वो गुमसुम रहती थी तो उसने मैंने जब उससे पूछा क्या बात है तब उसने मेरे को बताया, मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो ये सर कब की घटना थी? ये मेरी घरवाली ने जो ना 3 तारीख को मेरे को बताया था और उसने बताया था कि ये 3-4 महीने पहले की बातें हैं और इस तरह से ये जो ना मेरे को धमकाता रहता है, फोन करता रहता है और आवाज फोन न उठाने की धमकी रहता है, बदनाम करने की कोशिश करता है कि मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की बढ़ती सरगर्मियों से उपजे विवाद को लेकर भारतीय समाज और देश की सरकार सख्ते में है। इस क्रम में 2 भारतीय सैनिकों के सिर काटकर पाकिस्तान ने एक विभत्स, दर्दनाक और अति निंदनीय कार्य करके विश्वासघात किया है। इस संबंध में हमने देश के सुप्रसिद्ध, स्थापित एवं प्रतिष्ठित कवि एवं साहित्यकार श्री BL गौर से उनके विचार जाने। पाकिस्तान की आर्मी ने खास तरीके से हमारे जवानों के 2 सिर काट लिए। इस संबंध में एक तो आप अपने देश को किसकी जवाबदेही बनती है और कौन जवाबदेह है इस बात का, इस बारे में अपने विचार रखें। इसमें सीधी सीधी जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की कायरता की है। सरकार ऐसे मौकों पर हमेशा कायर रहती है और इसकी जो सांत्वना होती है वो भी मिमियाती हुई होती है। देश को कोई संदेश अच्छा नहीं जाता। ऐसे वक्तव्य आते हैं जो लोग कंसर्न हैं, जो कंसर्न नेता हैं, कि जैसे कहीं वो चिरौरी कर रहे हैं और देश की जनता में एक गुस्सा होता है, बहुत बड़ा गुस्सा होता है हर भारतीय के अंदर, हर इंसानी के अंदर इस बात के लिए जो अभी ये घटना घटी है, बड़ी शर्मनाक घटना और बहुत ही दुखद घटना है। इसके संबंध में मैं तो यही कहूंगा कि हमारी सेना को सीधा सीधा आदेश होना चाहिए था कि अगर हमारे 2 आदमियों के सिर काटे गए तो कम से कम 50 आदमियों को गोलियों से भून देना चाहिए था। सिर काटना हमारी परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा में नहीं है। हम कभी सिर नहीं काटते या किसी के शव को छत विक्षित नहीं करते, बल्कि इससे पूर्व में भी कैप्टन कालिया का शरीर उन्होंने काट पीट कर ही हमें भेजा था, जिसके पिता आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसकी पीड़ा आज उनको है या उनसे संबंधित तमाम लोगों को है। तो मेरा उत्तर तो केवल यही है कि इस समय जो भी हमारी मौजूदा सरकार है उसको बहुत कड़े शब्दों में, बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर उन्हें देना चाहिए, ताकि वो ऐसा एक आतंकी मुल्क हमारे देश के प्रति आंख उठाकर ना देख सके। मेरा तो यही कहना है। इसी क्रम में दिल्ली में हुए गैंगरेप कांड के कुकर्मियों को दंडगत प्राविधानों पर भी श्री गौर से हमारी खुलासा न्यूज की टीम ने चर्चा की। पिछले दिनों बड़ा बर्बर कांड हुआ। एक लड़की को कुछ दुष्टों ने बस में प्रताड़ित किया, उसे बहुत बुरी हालत में छोड़ा और अंततः वो अपनी जिजीविषा त्याग गई। आप इस संबंध में थोड़ा सा अपने। इस संबंध में मेरा एक लेख है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्या सुनामी शांत है। जो आक्रोश भारत की यंग ब्लड में हुआ इस कांड को देख करके, एक ऐसी अपार भीड़ जंतर मंतर पर और कनॉट प्लेस में इंडिया गेट पर इकट्ठी हुई जिसका कोई नेता नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि जो आरोप लगाए जाते हैं कि नेता भीड़ लेकर आते हैं या नेता उकसाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये शर्मनाक घटना के पीछे केवल एक दिन की बात नहीं थी, केवल एक युवती की मौत नहीं थी। ऐसी घटनाएं लगातार बार बार रिपीट हो रही हैं। हम पिछले अगर दशक में देखें या पिछले कम से कम 2 साल में ही देखें, अगर नजर डालें तो ऐसी कितनी ही घटनाएं। दिल्ली तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दिल्ली हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन दिल्ली ही हिंदुस्तान नहीं है। 125 करोड़ की आबादी जो कितने हमारे स्टेट्स में और सब में फैली हुई है, आए दिन कहीं न कहीं एक बर्बर कांड, कभी 6 साल की बच्ची के साथ, कभी किसी महिला के साथ,
ये दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं और हम देखते हैं हर स्टेट में होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ राजनीति पंगु हो चली है। चाहे वो कोई भी सरकार केंद्र में हो, वो अपनी पार्टी का हित देखती है या अपनी वोटों का हित साधती है, और इसलिए कोई ठोस कार्रवाई कभी भी नहीं हो पाती। मेरा कहना यह है कि जब भी कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं, अब जैसा कि मांग है आम लोगों की कि उन्हें फांसी दे देनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा फांसी से भी कोई बड़ी सजा हो तो वो भी दे देनी चाहिए। मेरा कहना यही है। और दूसरा, जो हमारे युवक युवतियों के अंदर एक आग सुलगी है इस ऐसे विभत्स कांड के प्रति, ये कभी शांत नहीं होगी जब तक कि बहुत कड़े कानून ना बनाए जाएंगे। मन को तुम मत थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। मन से निर्मित होते मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। इस बार सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सर्दी ने अपने कहर से अब तक केवल उत्तर भारत में ही 890 से अधिक जानें ले ली हैं। एक और जहां पूरे उत्तर भारत में सर्दी से बचाव के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है, वहीं सर्दी में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य के नाम पर कहर बरसाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पेश है हमारे हमीरपुर संवाददाता सैयद जावेद अख्तर की ये ठिठुरन भरी रिपोर्ट। इस बार सर्दी ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सर्दी ने अपने कहर से अब तक केवल उत्तर भारत में ही 890 जानें ले ली हैं। जहां एक ओर से ग्राफ पूरे भारत में ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, वहीं इस सर्दी में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य के नाम पर कहर बरसाया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाने वाली इस कांसीराम कॉलोनी में रहने वाले गरीब परिवारों को प्रशासन ने इस ठिठुरती ठंड में घरों से सामान समेत बेघर कर दिया, जबकि ये गरीब परिवार लंबे समय से इस कॉलोनी में रह रहे थे। उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष रंजन ने राजस्व विभाग व पुलिस बल के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। उप जिलाधिकारी का कहना है कि कुल 13 लोगों से घर खाली करवाए गए हैं, क्योंकि ये लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। सरकारी आवास नहीं खाली कराए जा रहे हैं। सरकारी आवासों में जो लोग अवैध और अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन लोगों को खाली करवाया जा रहा है। ऐसा मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। 5 दिसंबर को मेरे निर्देश में सूची के सापेक्ष पूरा स्थलीय सत्यापन किया गया था पूरी कांसीराम कॉलोनी में। उसमें सूची में स्थलीय सत्यापन से पता चला कि 13 आवास ऐसे हैं जिसमें जो मौके पे खाली होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी लोग अवैध तरह से रह रहे हैं। तो ये मैंने सत्यापन के उपरांत मैंने कलेक्टर महोदय को भेज दिया है। कुछ दिन पूर्व वहाँ से एडीएम साहब का पत्र आया कि ऐसे 13 जो फ्लैट उनको खाली करवाया जाए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अवैध रह रहे हैं, उनका कोई अधिकार उस पर रहने का नहीं है, उन्हीं को आज खाली करवाया जाए। नहीं, ऐसा है कि आवंटित करने के उपरांत कुछ लोग, कुछ कमरे ऐसे रह गए थे जो खाली होने चाहिए थे, किसी को आवंटित हुए ही नहीं थे, उसमें भी लोग रह रहे थे। अब इसकी हम जांच करवाएंगे कि वो लोग कैसे रह रहे थे, लेकिन फिलहाल उनको खाली कराया जा रहा है। जहां ठिठुरती ठंड में लोग गरीबों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, वहीं हमीरपुर जिला प्रशासन ने बड़ी निर्दयता के साथ गरीबों से उनका आशियाना छीनकर अपने पीठ थपथपा रहा है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कर रहा है। वजह चाहे जो भी हो, इससे बच्चों और बुजुर्गों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर प्रशासन चाहता तो ये कार्रवाई ठंड के बाद भी हो सकती थी। ऐ हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली, मैंने तो सब कुछ खोया पर तुमको फिर भी नदी मिली। ये किसका बच्चा रो रहा है, ये किसके चित्कार है, ये कैसा शोर मच रहा है, ये कैसा हाहाकार है, क्यों सो रहा है आदमी इस वेदना से बेखबर। पेश है बुंदेलखंड से सैयद जावेद अख्तर की ये हृदय विदारक रिपोर्ट। ले रंग बिरंगे रिश्तों के धागे, जाने कितने संबंध बना डाले। संबल मिले समय पर इनसे, हमने कैसे कैसे ये भ्रम पाले। शायद ऐसी ही कोई मजबूरी हृदयहीन लोगों की रहती होगी जो ऐसे कुकृत्य को करते हैं, या फिर निश्चित ही लड़का होने के बजाय लड़की के जन्म लेने पर इन भ्रूण हत्याओं को किया जाता है। ऐसा ही एक मामला बुंदेलखंड के अति पिछड़े जनपद हमीरपुर मुख्यालय के
रमेडी मुहाल में प्रकाश में आया है। दुनिया में आने से पहले ही एक नवजात शिशु को उसके अज्ञात परिजनों ने नाली में फेंक दिया, जबकि प्रभारी कोतवाल ने बताया कि इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी इंसानियत को तार-तार करने वाली भ्रूण हत्याओं पर रोक नहीं लगा पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसानियत और मानवता इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, जिसके चलते ऐसी वारदातें प्रकाश में आती हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, ये कहना मुश्किल है। शर्मनाक घटना है, जिसने भी ऐसे नाली में फेंका है, एक जीवन को आने से पहले उसका पतन कर दिया और नाली में। शर्मनाक दुखद घटना है हिंदुस्तान के लिए, तो बहुत शर्मनाक घटना है कि इस ढंग का ये भ्रूण हत्या है, और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, सख्त सजा हो उनको। हैरत अंगेज बात तो ये है कि इस शर्मनाक मामले की भनक पुलिस और प्रशासन को मीडिया तथा मुहाल वासियों द्वारा लगी, किंतु इसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मीडिया कर्मियों के मौजूद रहने तक मौके पर नहीं पहुंचा। सूरज जब फिर से आए और धरा सिंदूरी रंग जाए, जब प्रथम किरण से यही कहूं कुछ करो कि थोड़ी उम्र बढ़े, फिर किरण हंसे हंसकर बोले, क्या ऐसा भी होता है? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किए गए खुलासों से कुछ ऐसी उम्मीदें खेल प्रेमियों के अंतस में अवश्य ही जागृत होंगी। पेश है सैफई से अजय कुमार की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी भावी योजना का खुलासा करते हुए ये ऐलान किया है कि उनके गांव सैफई की तर्ज पर राज्य के कई स्थानों पर स्पोर्ट्स स्टेडियमों का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा, ताकि खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा उजागर करने में कोई भी कठिनाई ना हो। ये खुलासा उन्होंने अपने गांव सैफई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 58वीं प्रदेशी माध्यमिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन करने के दौरान अपने संबोधन में किया। इस प्रतियोगिता में बनारस की टीम विजयी रही, दूसरे पर लखनऊ और तीसरे पर इलाहाबाद की टीम रही। सभी विजयी प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने खुद ही सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने एक अन्य खुलासे में कहा कि सैफई में तो स्पोर्ट्स कॉलेज की भी स्थापना हो रही है। सरकार खिलाड़ियों को नौकरी देने के इरादे से स्पोर्ट्स कोटा बहाल करने की तैयारी कर रही है। इस कोटे को पहले की बसपा सरकार ने खत्म कर दिया था। श्री यादव ने कहा कि जब से ओलंपिक जैसे खेल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक और रजत पदक मिले हैं, तब से खेलों के प्रति देश भर के खिलाड़ियों का रुझान बढ़ गया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करने वाले प्रतिभागियों को बधाई दी। इसी तरह खेल कूद में जो संसाधन या इंतजाम हो सकते हैं, ठीक बेहतर करेंगे। ये सही है, सैफई में तो अच्छे स्टेडियम बन गए, लेकिन अभी बहुत जगह भी स्टेडियम बनाने हैं। यहाँ तो स्पोर्ट्स कॉलेज भी बना जा रहा है। कुछ जगह हम लोगों ने और भी जगह फैसला लिया है। अभी बजट के बाद बहुत ज्यादा जगह जहाँ पर खेल कूद के इंतजाम हो सकते हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाए उसको अब तक करने जा रहे हैं हम लोग। और पहले तो कोटा भी था कुछ खिलाड़ियों का नौकरी का, पुरानी सरकार ने बंद कर दिया, उसका भी कुछ करेंगे, रास्ता निकाल रहे हैं हम लोग। आपके देश के तमाम खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा स्थान पाया है। मान लीजिए अभी ओलंपिक में ही जहां कोई उम्मीद नहीं करता था ऐसे खेलों पे, वो बच्चे, वो प्रतियोगी जो खिलाड़ी आगे आए हैं। बॉक्सिंग में कोई नहीं सोचता था कि भारत को कोई नंबर मिलेगा, भारत भी किसी स्थान पे होगा। बॉक्सिंग में भी आपके भारत की मैरी कॉम को बहुत अच्छा स्थान मिला। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खुलासों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहे रफ्तार टाइम न्यूज।